हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर चैप्टर फर्स्ट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आइए, तो मैंने जब चैप्टर कंप्लीट करवाया था तो आपके लिए एक टारगेट रखा था कि अगर आप जैसे इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करवा दोगे तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आपने टारगेट कंप्लीट करवा दिया है, तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और इसी खुशी में दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों, आपसे माफ़ी भी चाहता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में अब तक जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर एनसीईआरटी से जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी को मैंने कवर किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले आते थे इस चैप्टर से लेकिन अब आने बंद हो गए हैं, तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है, ताकि बाय चांस अगर इस बार एक आध क्वेश्चन फालतू आ जाए तो वो भी आपका गलत ना हो। तो दोस्तों, गारंटी है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो और भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आए तो दोस्तों आपको उन चैप्टर्स की वीडियो के कमेंट में आपने बताना है। और साथ ही दोस्तों, उस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करवाने हैं। जिस चैप्टर की वीडियो पे आप 50 लाइक कंप्लीट करवा दोगे तो उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों यहाँ पे सर्दियों में यानी इन विंटर। ऑप्शन बी है दोस्तों बरसात में यानी इन रेनी सीजन। और ऑप्शन सी है दोस्तों गर्मियों में यानी इन समर। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, खरीफ की फसल और रबी की फसल, इसको नोट कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल, इनका दोस्तों आपको ऋतु भी याद होनी चाहिए कब उगाई जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके एग्जाम्पल, पाँच एग्जाम्पल दोस्तों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, खरीफ फसल के भी और रबी फसल के भी। खरीफ के हैं दोस्तों धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। और रबी के हैं दोस्तों गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। इनको किसी भी तरीके से दोस्तों आप रट लो, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था दोस्तों खरीफ, KJS कंजूस, एक ट्रिक बताई थी दोस्तों कंजूस। कंजूस के से खरीफ था दोस्तों, जे से जून था और एस से सितंबर, यानी खरीफ की फसल दोस्तों जून से सितंबर तक उगाई जाती है। और जून से सितंबर आपको पता है दोस्तों कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु यानी कि दोस्तों बरसात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बरसात में यानी इन रेनी सीजन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, यानी व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए डैश। तो दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको आता होगा। ऑप्शन ए है कृषि यानी एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है क्रॉप, ऑप्शन सी है पौधारोपण प्लांटेशन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों आपका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो खरीफ की क्रॉप आपको बतानी है दोस्तों कौन सी है। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको खरीफ और जो रबी है उनके एग्जाम्पल बताए थे, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है सरसों। तो इनमें से दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये क्या है दोस्तों? रबी की फसल होती है, तो ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रबी की फसल किस माह के दौरान बोई जाती है? ड्यूरिंग विच मंथ रबी क्रॉप इज सोन। तो कब दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है? दोस्तों, एक है बोई जाती है और एक है उगाई जाती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। उगाई जाने में दोस्तों जब वो बोई गई और काटने तक का समय आता है, लेकिन बोई जाने में सिर्फ बोने का समय आता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, ROM रोम। ROM रोम, रबी के लिए रोम और खरीफ के लिए कंजूस। तो आर से रबी, ओ से अक्टूबर, एम से मार्च। तो रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है, लेकिन अगर बोने की बात करेंगे तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई चलती है।
तो अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रबी क्रॉप, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन कपास, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है मक्का। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सी फसल रबी की है। तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो वीट है, गेहूं है, वो रबी की फसल होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये रहा आपके सामने, खरीफ की फसल कब से कब तक उगाई जाती है। व्हेन इज खरीफ क्रॉप ग्रोन। तो अभी आपको बताया था दोस्तों KJS कंजूस, जून से सितंबर, तो इसको डायरेक्ट आप बता सकते हो ऑप्शन सी, जून से सितंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, किस ऋतु में उगाई जाती है। तो दोस्तों ROM, रोम, रोम यानी अक्टूबर से मार्च, और अक्टूबर से मार्च दोस्तों आपको पता है कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, सर्दियां होती है अक्टूबर से मार्च, तो इन विंटर, ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये रहा आपके सामने, रबी के फसलों के सही समूहों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ रबी क्रॉप्स। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी फसलें रबी की हैं। तो दोस्तों पहला है वीट, ग्राम, पी, गेहूं, चना, मटर। उसके बाद दोस्तों दूसरा है पीनट, मस्टर्ड, सोयाबीन। उसके बाद दोस्तों बाजरा, धान, मटर, सरसों, अलसी, कपास। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा समूह आपका जिसमें सभी जो फसलें हैं वो रबी की हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि गेहूं, चना, मटर ये तीनों के हैं दोस्तों रबी की फसलें हैं। और मूंगफली तो दोस्तों आपने पढ़ा था खरीफ की है। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों ये किसकी होती है दोस्तों, रबी की होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये रहा आपके सामने, जुताई कृषि के लिए मिट्टी तैयार करने की एक विधि है, यह लाभदायक है क्योंकि इससे होता है। दोस्तों प्लफिंग इज ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सोइल, इट इज़ बेनिफिशियल एज। जो प्लफिंग है, जुताई है, वो मिट्टी तैयार करने की विधि है, आप जानते हैं, और ये लाभदायक भी है, इसका फायदा भी है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों इट रिमूव्स वीड, खरपतवार का नाश होता है। ऑप्शन बी है दोस्तों हेल्प्स रूट्स ऑफ पेनिट्रेट डीपर, यानी जड़ का मिट्टी में गहराई से प्रवेश। ऑप्शन सी है हेल्प्स रूट टू ब्रीथ इजिली, जड़ों में सुचारू रूप से श्वसन। और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जुताई से क्या होता है, वीड्स भी रिमूव होती है, और जड़ है जो उनका मिट्टी में गहराई से प्रवेश होता है, और जड़ों में सुचारू रूप से श्वसन यानी कि ब्रीथ भी वो इजीली कर पाती है, यानी कि ये तीनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, फसल उगाने की कृषि पद्धतियों का सही क्रम, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। तो दोस्तों ये पिछले ईयर ये आपके एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा सही क्रम है किसका, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियों का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है जुताई की जाती है यानी कि प्लफिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पता है बीज बोया जाता है यानी सोइंग आएगा, तो ये तो कट गया दोस्तों, इसमें मैन्योरिंग दी हुआ है, तो ये 3 बच गए। उसके बाद आता है दोस्तों मैन्योरिंग, तो ये भी कट गया दोस्तों, क्योंकि इसमें सोइंग के बाद इरीगेटिंग है, सिंचाई है। तो प्लफिंग, सोइंग, मैन्योरिंग इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद है दोस्तों इरिगेशन, मैन्योरिंग के बाद इरिगेशन होता है यानी कि सिंचाई होती है। तो इसमें है दोस्तों, इसमें तो वीडिंग आ गया, फिर सिंचाई के बाद दोस्तों वीडिंग और फिर हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों याद रख लेना, प्लफिंग, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। पहले जुताई, फिर बुआई, फिर खाद दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार हटाया जाता है, और फिर लास्ट में कटाई की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रख लेना, लास्ट टाइम ये आपके एग्जाम में आया था। तो इस जितना भी जो इस सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस आपको याद करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये रहा आपके सामने, जुताई एक प्रक्रिया है जिसमें किया जाता है, प्लफिंग इज ए प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल, लेवलिंग ऑफ सोइल, वाटरिंग द क्रॉप एंड नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है दोस्तों जुताई में क्या किया जाता है। वाटरिंग द क्रॉप्स तो दोस्तों सिंचाई में होता है, और लेवलिंग ऑफ सोइल ये लेवलर के द्वारा किया जाता है। जुताई में क्या होता है दोस्तों, लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल, मिट्टी को उल्टा पुल्टा और पोला किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग एंड पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल, बीज, मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया। तो बीज फैलाने की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, सोइंग, बुआई होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? द मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इज, बीज बोने की आधुनिक विधि कौन सी है? पहला है फनल, ये तो दोस्तों पुरानी विधि है। प्लफ, ये तो कोई विधि भी नहीं है। सीड ड्रिल, ये है दोस्तों बीज बोने की आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड। और टीलिंग तो दोस्तों क्या है, ये बीज बोने की विधि नहीं होती। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये रहा आपके सामने। इन सीड ड्रिल सोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, सीड ड्रिल में दोस्तों जो बीज की बुआई की जाती है वो किसकी सहायता से की जाती है? पहला है दोस्तों फनल, कीप द्वारा, गलत है दोस्तों। प्लफ, हल द्वारा, ये भी नहीं होगा। ट्रैक्टर, तो दोस्तों जो सीड ड्रिल है उसमें बीजों की बुआई ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये रहा आपके सामने। मैन्योर्स आर, जैविक खाद है। ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन बी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी है साल्ट्स, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों जो जो मैन्योर्स होते हैं, जैविक खाद होती है, वो कैसे सब्सटेंस होते हैं? ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर सकते हो, और जिसको लग रहा है सही है तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड डैश, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है केमिकल सब्सटेंसेज, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, और ऑप्शन डी है दोस्तों पेस्टिसाइड्स। तो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो पोषक स्तर बनाए रखने के लिए दोस्तों किसे मिलाया जाता है? किसे मिलाया जाता है आपको पता होगा, खाद और उर्वरक को। खाद एंड उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि जो फसल है उसको पोषक, मतलब मिट्टी का पोषक स्तर बना रहे, और जो फसल होती है दोस्तों उसको क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ऑप्शन सी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, जैविक खाद की उत्पत्ति इसके अपघटन से होती है। मैन्योर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डैश। तो मैन्योर किसके डिकम्पोजिशन से होता है? ऑप्शन है काउडंग, ऑप्शन बी है यूरिन, ऑप्शन सी है डेड लीव्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इन सभी के डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर है उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों ये रहा आपके सामने। द केमिकल सब्सटेंस रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, ऐसे विशिष्ट पोषक तत्व से समृद्ध रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक पदार्थ, जहाँ पे रासायनिक पदार्थ आ गया तो दोस्तों ये किसके लिए यूज होगा? फर्टिलाइजर्स के लिए। जो रासायनिक पदार्थ हैं वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, और मैन्योर क्या है दोस्तों, नेचुरल होते हैं, जैविक होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्टिलाइजर्स होगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स, निम्न में से कौन सा फर्टिलाइजर्स के लिए सही नहीं है? दे इंक्रीज द यील्ड, ये उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन बी है देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोइल। ऑप्शन सी है दोस्तों दे आर जनरली यूज इन स्मॉलर क्वांटिटी, और ऑप्शन डी है दे आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। दोस्तों अभी आपको बताया था जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दे इंक्रीज द यील्ड, उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, सही है। इनके अत्यधिक उपयोग से मृदा में पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं, ये भी सही बात है। इनका प्रयोग प्राय निम्न मात्रा में किया जाता है, कम क्वांटिटी में किया जाता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों मिट्टी के लिए सही नहीं होते, केमिकल्स होते हैं। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते क्योंकि केमिकल्स है, आपको पता है पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते ही आपने बता दिया होगा। वाटरिंग द क्रॉप्स, फसलों को पानी देना क्या कहलाता है दोस्तों? इरिगेशन, ये जेसन कुछ भी कहो, सिंचाई। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें जल को पादप की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। यानी दोस्तों इरिगेशन के आपने सिस्टम पढ़े होंगे, कुछ पुराने भी हैं और कुछ नए भी हैं। तो वो वाला सिस्टम कौन सा है जिसमें जल को पादप की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है? तो बूंद बूंद करके, ड्रिप। तो ड्रिप सिस्टम दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वीड्स आर, खरपतवार है। खरपतवार क्या है दोस्तों? मेन क्रॉप प्लांट्स, मुख्य फसली पौधे हैं। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, कीड़े मकोड़े हैं। अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं। या फिर केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ हैं। तो वीड्स क्या है दोस्तों? वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप, यानी फसल के साथ उगने वाले जो अवांछित पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम खरपतवार यानी वीड्स कहते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसे हम वीडीसाइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड ए फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड? किसान खेतों से खरपतवार हटाने के लिए इन निम्न में से कौन सा औजार यूज करते हैं? तो खेतों में से खरपतवार यानी वीड्स को हटाने के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है लेवलर, लेवल के लिए किया जाता है। प्लफ, प्लफ दोस्तों जुताई के लिए यूज होता है। यहाँ पे है ट्रोल, खुरपी। और यहाँ पे है दोस्तों कल्टीवेटर। दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, खुरपी। खुरपी है दोस्तों वो खरपतवार हटाने के लिए की जाती है। लेकिन दोस्तों प्लफ का यूज भी, प्लफ का जो यूज है उससे भी खरपतवार हटाई जाती है और कल्टीवेटर से भी खरपतवार हट जाती है। लेकिन जो मेन है, मेन प्लफ का काम क्या होता है? प्लफिंग यानी जुताई करना, और कल्टीवेटर का काम भी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा खरपतवार हटाने हेतु, तो स्पेशल दोस्तों खुरपी यूज की जाती है खरपतवार हटाने हेतु। लेकिन प्लफ और कल्टीवेटर से भी जो खरपतवार है उसको हटाया जा सकता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आपको पता भी होगा। 2,4-D इज ए। 2,4-D क्या है? पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, ये वीडीसाइड है। तो 2,4-D दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडीसाइड है, खरपतवारनाशी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, यानी भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया, इसका पहला है दोस्तों सीविंग, चालना। दूसरा है विनोइंग, फटकना। तीसरा है हार्वेस्टिंग। चौथा है हैंड पिकिंग। तो काटना दोस्तों ये तो है नहीं, काटना तो मतलब कटाई करना होता है। हाथ द्वारा चुनना ये भी नहीं है, सीविंग भी नहीं है। फटकना, विनोइंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इससे दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों आपके लिए फ्री में इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों ये रहा आपके सामने। थ्रेसिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड, यानी जो थ्रेसिंग का कार्य है एक मशीन द्वारा किया जाता है, वो कौन सी मशीन है उसका नाम बताना है। पहला है दोस्तों थ्रेसर, दूसरा है हार्वेस्टर, तीसरा है कंबाइन, चौथा है प्लफ। तो प्लफ तो दोस्तों होगा नहीं, आपको पता है प्लफ का काम है प्लफिंग करना, टीलिंग करना। थ्रेसर, कुछ बच्चे सोचेंगे इसका थ्रेसर होगा, थ्रेसर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों थ्रेसिंग जब जो मशीन चलती है उससे भूसा भी अलग होता है, अनाज भी अलग होता है। वो पूरा जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कंबाइन के द्वारा किया जाता है। आपने आपको देखा भी होगा। हार्वेस्टर का काम होता है सिर्फ कटाई करना, हार्वेस्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कंबाइन होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में कंबाइन ना दिया हो, ऑप्शन में कंबाइन ना दिया हो, तब आपको थ्रेसर लगाना है। लेकिन थ्रेसर के साथ अगर ऑप्शन में कंबाइन भी दे दे तो आपको कंबाइन लगाना है, फिर थ्रेसर नहीं लगाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कंबाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों ये रहा आपके सामने। द बिग कंटेनर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड, अनाज का वृहद स्तर पर भंडारण किए जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले बड़े पात्र क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वही दे सकता है जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। ऑप्शन ए है साइलोज, ऑप्शन बी है बैग्स, ऑप्शन सी है स्टार हाउस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें अनाज को, ग्रेन को स्टोर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? साइलोज कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, दूध देने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? दुधारू पशु। ऑप्शन ए मिल्क एनिमल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों दिखने में आपको आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन जब ये एग्जाम में आते हैं और प्रेशर होता है दिमाग पे तो कई बार बच्चे इनको भी भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान से करना है, जो भी करना है सोच समझ के करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इन आवर फूड, हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो हमारे भोजन में दोस्तों ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है फैट्स, ऑप्शन डी है विटामिन। दोस्तों जो मेन सोर्स है हमारे भोजन में वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब कम आते हैं, ये समझ लो आते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इसमें वीडियो में कवर किए हैं, ताकि बाय चांस ऐसा क्वेश्चन गलती से आ जाए तो आपको वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कंपोनेंट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। भोजन का वह घटक, वह इसेंशियल कंपोनेंट जो कि वृद्धि और दैहिक ऊतकों को मरम्मत हेतु आवश्यक है, यानी ग्रोथ के लिए, बॉडी टिश्यूज की और उसकी रिपेयर के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है रफेज मोटा चारा और ऑप्शन डी है मिनरल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन है दोस्तों जो वो किसके लिए आवश्यक होता है? वृद्धि के लिए, और जो बॉडी टिश्यूज होती है उनकी रिपेयर करता है प्रोटीन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। कौन सा फूड कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन। तो दोस्तों जो एनर्जी देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो जो सी डी ऑप्शन है दोस्तों, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, ये दोनों क्या है दोस्तों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज। ऑप्शन ए है दोस्तों एनीमिया, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है दोस्तों जीरोपथैलेमिया। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ए बी सी और डी आप इनको याद कर लेना। तो ये इससे कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत ही ईजी है दोस्तों। बी से होता है बेरी, और ए से होता है रतौंधी, सी से होता है दोस्तों स्कर्वी, और डी से आपको कमेंट में बताना है दोस्तों क्या होगा। देखते हैं आपको पता है या नहीं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए एंड डी, ई एंड के, विटामिन बी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों आपको याद रखना है बी एंड सी है। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ऑफ बी इज, बी समूह के विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है? दोस्तों विटामिन बी ग्रुप का जो, मतलब विटामिन बी का जो अच्छा स्रोत है, जो भी बी समूह के विटामिन होते हैं, आपने पढ़ा होगा B12 वगैरह, तो उनमें से विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे पहला है दोस्तों कैरेट, दूसरा है फिश ऑयल, तीसरा है जर्मिनेटेड सीड्स, और चौथा है एग योल्ड, अंडे की जर्दी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो अंकुरित बीज होते हैं, जर्मिनेटेड सीड होते हैं, ये क्या है? बी समूह के विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ये जो जर्मिनेटेड सीड है वो क्या है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन ऑफ बी ग्रुप। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे पारंपरिक तरीका नहीं है? किसका? सिंचाई का। सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। पहला है दोस्तों पुली सिस्टम, पुली तंत्र, दूसरा है लीवर सिस्टम, उत्तोलक तंत्र, तीसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र, चौथा है चेन पंप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ट्रेडिशनल नहीं है यानी मॉडर्न है। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है दोस्तों, स्प्रिंकलर, ये मॉडर्न मेथड है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ड्रिप सिस्टम है दोस्तों, ये भी मॉडर्न होता है। तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर ये दोनों सिस्टम है सिंचाई के, क्या है? मॉडर्न है। लेकिन ये जो पुली हो गया, लीवर हो गया और चेन पंप हो गए, ये तीनों, एक और है दोस्तों, ये तीनों क्या है? पारंपरिक तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ वीड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है वीडिंग, ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी है सेपरेटिंग यानी पृथक करना, और ऑप्शन डी है रिमूविंग यानी हटाना। तो वीडिंग मतलब इसको खरपतवार को हटाना दोस्तों क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है, निराई कहलाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड डैश, यानी रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें डैश कहते हैं।
जिन दोस्तों वीड्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स का यूज़ करके। आपको बताना है कि उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि वीड्स वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, वीडीसाइड का, खरपतवारनाशी का। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, खरपतवारनाशी का। वीडीसाइड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फूड इज आल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared, दिस इज कॉल्ड। दोस्तों पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, और जो एक पशुओं को पालना है इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों, पशुओं को पालना इसको हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एड न्यूट्रिएंट टू द सोइल, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है, मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन ए है फील्ड फैलो, प्रति जमीन। ऑप्शन बी है मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक। ऑप्शन सी है क्रॉप रोटेशन, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे प्लफिंग। तो दोस्तों खाद एवं उर्वरक तो आपको पता है मिट्टी में पुष्टिकर बढ़ाता है, क्रॉप रोटेशन से भी मिट्टी में पुष्टिकर बढ़ते हैं, और प्रति जमीन से भी दोस्तों मिट्टी में पुष्टिकर बढ़ते हैं। लेकिन जो प्लफिंग है, जुताई, इससे दोस्तों मिट्टी में क्या है, पुष्टिकर नहीं बढ़ते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स। पहले दोस्तों रबी क्रॉप्स का आया था, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो वो खरीफ क्रॉप का है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कॉटन, ग्राम, वीट, कपास, चना, गेहूं। गेहूं तो दोस्तों रबी होता है, गेहूं रबी होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद चना, मक्का, सरसों, मक्का, सरसों, और डी है दोस्तों कपास, मक्का, धान, कपास, मक्का, धान। तो दोस्तों जो कपास, मक्का, धान है, कॉटन, मेज, पैडी, कपास, मक्का, धान, ये तीनों के क्या है, खरीफ है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पहले आ चुका है। बीज बोने में उपयोग होता है या होती है, डैश इज यूज्ड इन सोइंग। बीज बोने में किसका यूज किया जाता है, सिक्कल यानी हंसिया, हो यानी कि कुदाली, सीड ड्रिल और स्प्रिंकलर। तो आपको पता है दोस्तों बीज बोने में किसका यूज़ किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन टू ग्रो मेज। मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आ चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं दोस्तों, 2-3 ये चल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। तो मक्का उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर दोस्तों अनिवार्य नहीं है, इसका हाई टेम्परेचर तो चाहिए इसको। मक्का है दोस्तों जो ये कब उगाई जाती है, उसमें उगाई जाती है, खरीफ फसल है उसमें उगाई जाती है जून से सितंबर में। तो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये वर्षा भी चाहिए, और टेम्परेचर हाई भी चाहिए मक्का को। लेकिन लो टेम्परेचर तो दोस्तों सर्दियों में होता है, लेकिन ये किस में उगाई जाती है, गर्मियों में उगाई जाती है, खरीफ फसल है। तो लो टेम्परेचर ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का दोस्तों केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम। ऑप्शन है दोस्तों एस्कोर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है टोकोफेरोल, ऑप्शन सी है साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरोल। तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड बाय द फार्मर टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। खेतों में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है। तो दोस्तों किस टूल का यूज करके खेतों में से खरपतवार निकाली जाती है। पहला है हो, फावड़ा, दूसरा है प्लफ, हल, तीसरा एक्स, कुल्हाड़ी, चौथा है कल्टीवेटर। तो दोस्तों खरपतवार निकालने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, फावड़ा, हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फावड़ा और जो अभी आपको बताया था खुरपी या कसी, इनका यूज किया जाता है दोस्तों खरपतवार निकालने के लिए स्पेशली। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ। टोकोफेरोल किसका केमिकल नेम है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ये टोकोफेरोल है
ये विटामिन ई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी का क्या है दोस्तों, केमिकल नेम है टोकोफेरोल, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी। भंडारण आवश्यक है, यानी जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसका एक प्रॉपर स्टोरेज, उसका उचित भंडारण जरूरी है। क्यों? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स, उनको पीड़कों से सुरक्षित रखने के लिए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए। टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, खराब होने से बचाने के लिए। तो तीनों बातें दोस्तों बिल्कुल सही है। जो अनाज है उसका भंडारण किया जाता है ताकि उसको खराब होने से बचाया जा सके। जो सूक्ष्म जीव है ताकि वो उसको खराब ना कर दे, उनसे बचाने के लिए। और जो पीड़क होते हैं उनसे बचाने के लिए इसको प्रॉपर स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोइल, यानी फसल उगाने से प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो दोस्तों फसल उगाने से पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स अवर आई इन हेल्दी वर्किंग। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों को स्वस्थ कार्य करने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों जो हमारी आंखों को स्वस्थ कार्य करने में मदद करता है। विटामिन ए है, बी है, सी है या डी है। तो दोस्तों विटामिन ए है जो कि हमारी आंखों को, हमारी आइज़ को स्वस्थ कार्य करने में मदद करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ये आंखों का ही रोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू सोइल फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। निम्न में से कौन सा पोषण उर्वरकों से मिट्टी को प्रदान नहीं किया जाता है। दोस्तों जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें से यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। इन चारों में से कौन सा जो पुष्टिकर कह सकते हैं आप, कौन सा पोषण है जो कि उर्वरकों में से यानी कि फर्टिलाइजर्स में से मिट्टी को किया जाता। तो पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कैल्शियम होगा, CALCEUM, कैल्शियम। दोस्तों आपको याद रखना है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और के किसका सिंबल होता है, पोटाशियम का। तो NPK, ये तीनों क्या है दोस्तों, उर्वरक, ऐसे उर्वरक है, मतलब उर्वरक है जो कि मिट्टी को क्या देते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो कैल्शियम इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम है दोस्तों वो मिट्टी को क्या है, पोषण प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस NPK याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या है दोस्तों, ये पोटाशियम है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय द मोर क्वांटिटी ऑफ यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन द फार्म्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों आपको समझना है। खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक मात्रा में उपयोग के लिए सही विकल्प चुने। तो दोस्तों पहला क्या है यहाँ पे, दे डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ये मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा है दे बैरन द फार्म्स आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद खेतों को बंजर कर देते हैं। ऑप्शन जो 3 है, दे डू नॉट क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन द बेनिफिशियल कंपोनेंट ऑफ द सोइल, ये मिट्टी के लाभकारी घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। और ऑप्शन 4 है दे आर फ्रेंडली दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपको चुनना है कि कौन से 2 सही है या 1 सही है या 3 सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 और 2 सही, ऑप्शन बी में है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी में है 1 2 3 सही है, और ऑप्शन डी में है 2 3 4 सही है। तो दोस्तों आपको एक बात तो पता है, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो उर्वरक है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो होते नहीं है। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पे कट जाएगा। तो ऑप्शन 4 दोस्तों इस ऑप्शन में या डी में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों दे डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं कौन, जो फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशक हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पे होगा। अब बी वाले में ऑप्शन 1 दिया नहीं है तो बी वाला तो यहाँ पे कट जाएगा। तो ए और सी में से कोई एक राइट आंसर होगा। दूसरा दोस्तों दे बैरन द फार्म्स आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद खेतों को बंजर कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का रेगुलरली यूज़ करेंगे तो खेतों को कुछ टाइम बाद बंजर कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये मिट्टी के लाभकारी घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं मिट्टी के लाभकारी घटकों पर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही सही है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे
क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं और कुछ समय बाद खेतों को बंजर कर देते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो इस टाइप से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन दे देंगे 4, और उनमें से आपसे पूछेगा कि पहले 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 1 सही है, क्या सही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैन्योर्स, खेतों में खाद से संबंधित सही कथन। मैन्योर से रिलेटेड बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला क्या है, दे हैव मोर ऑर्गेनिक मैटर्स एंड लेस न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, इनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक और पोषक तत्व कम होते हैं। तो दोस्तों जो पहला है वो बिल्कुल सही है। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सोइल, ये रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों दूसरा भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिसने दोस्तों एनसीईआरटी में इस जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को अच्छे से पढ़ा है उसको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दे हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम लोमी सोइल, ये दोमट मिट्टी से अतिरिक्त मात्रा में पानी निकालने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, पहला और दूसरा तो है। चौथा है दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते ये क्या होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं मैन्योर्स। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1 और 2 सही है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी में 1 और 2 सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, विच क्रॉप कैन बी रीप्लांटेड, किस फसल को दोबारा उगाया जा सकता है। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको पता होगा जो धान की फसल होती है आपने देखा होगा, उसको जब एक बार उगा देते हैं तो फिर वहाँ से उखाड़ के खेतों में लगाया जाता है, तो इसको रीप्लांट किया जा सकता है धान की फसल को। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, वेयर द कंबाइन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में कंबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको पता है दोस्तों कंबाइन का यूज कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है हार्वेस्टिंग कटाई में, ऑप्शन बी है सेग्रीगेशन पृथक्करण में, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी में, और ऑप्शन डी है दोनों में से किसी में से कोई नहीं। तो दोस्तों कंबाइन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कंबाइन दोनों काम करती है दोस्तों, काटती भी है और उसको क्या है थ्रेश भी करती है, यानी कि अलग भी करती है भूस को और अनाज को। तो हार्वेस्टिंग एंड जो सेग्रीगेशन है दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी है जो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों है वो सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वाई क्रॉप्स आर सोन इन रोटेशन इन ए फार्म, खेत में बारी बारी से फसलें क्यों बोई जाती हैं। दोस्तों आपको पता होगा क्रॉप रोटेशन यानी खेत में बारी बारी से फसलें बोना, तो ऐसा क्यों किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टू हेल्प इन डेस्ट्रॉइंग वीड्स एंड इंसेक्ट, खरपतवार और कीड़ों को नष्ट करने के लिए, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी क्या है, फॉर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि सभी सही है, तो ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी के लिए जो क्रॉप रोटेशन है, खेत में बारी बारी से फसल है वो बोई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी आपको बताया था रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है दोस्तों, जो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से, और ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और रिकेट्स दोस्तों ये डी की कमी से होता है। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56। विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट, विटामिन वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। ऑप्शन ए है स्वस्थ रहने के लिए दवा के रूप में लिया जाता है, ऑप्शन बी है मांसपेशियों का विकास करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, ऑप्शन सी है कमी होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए एक छोटी सी मात्रा आवश्यक है, ऑप्शन डी है हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं और वजन कम करते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा 56 का, प्रोटेक्ट इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटेक्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेज, यानी कि हमें जो कमी से, डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होता है दोस्तों, जो कमी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे विटामिन की कमी से, ए की कमी से कोई बीमारी है, बी की कमी से कोई बीमारी है, सी की कमी से कोई बीमारी है, डी की कमी से कोई बीमारी है। तो विटामिन क्या करते हैं, जो कमी से होने वाली बीमारियां हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, उनसे बचाते हैं। तो स्मॉल अमाउंट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेफिशिएंसी डिसीजेज,
कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए एक छोटी सी मात्रा आवश्यक है। यानी कमी से होने वाली जो भी डिसीज हैं उनसे बचाते हैं, तो उनके लिए हमें विटामिन लेना बहुत ही जरूरी है उनसे बचने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना है फिर आंसर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो बहुत ही कम क्वेश्चन बच्चे हैं दोस्तों, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे आने वाले हैं। एक तो जो वही जिसको मतलब वही बच्चे सही उत्तर दे सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो 57, द एग्रीकल्चरल टूल्स यूज्ड इन टिलिंग आर, जुताई में प्रयुक्त होने वाले कृषि उपकरण कौन कौन से हैं? जुताई में कौन कौन से कृषि उपकरण यूज होते हैं दोस्तों? पहला है प्लफ एंड खुरपी, दूसरा है प्लफ एंड हो, तीसरा है खुरपी एंड सीड्रिल और चौथा है खुरपी एंड हैरो। तो आपको बताना है कि जो जुताई में कौन कौन सा यहाँ पे यूज होता है। तो जुताई में क्या यूज होता है दोस्तों? प्लफ भी यूज होता है और हल कुदाली हो भी यूज होता है और एक कल्टीवेटर भी यूज होता है। आपको जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चरल टूल दिए होते हैं, एक प्लफ दिया होता है, एक हो और एक कल्टीवेटर। ये तीनों क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चरल टूल्स हैं। तो प्लफ एंड हो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में कल्टीवेटर भी क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चरल टूल है, कृषि मतलब जुताई में प्रयुक्त होने वाले क्या है? कृषि उपकरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीरियल क्रॉप, निम्न में से कौन सी एक अनाज की फसल है? दोस्तों आपने रबी क्रॉप पढ़ा और खरीफ क्रॉप पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों सीरियल क्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अनाज की फसल होती है, और एक होते हैं दोस्तों जैद फसलें, जैद क्रॉप्स। ये भी आगे आने वाला है अभी क्वेश्चन, तो जैद फसलें। तो दोस्तों सीरियल क्रॉप्स अनाज की फसलें कौन सी है? पहला है गेहूँ, दूसरा है जूट, तीसरा है मस्टर्ड और चौथा है शुगर केन। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों अनाज की फसल क्या है यहाँ पे कौन सी है? तो आपको पता होगा दोस्तों जो वीट है यानी गेहूं वो क्या है? अनाज की फसल है। तो अनाज की फसल क्या है? वीट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इज कॉल्ड, यानी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? पहला है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा है फ्लोइंग यानी परती और चौथा है मोनोक्रॉपिंग। तो क्रॉप रोटेशन तो क्या होता है दोस्तों? बदल बदल के फसलों को उगाना। एक दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड, बिना खेती के खेत छोड़ देने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है दोस्तों वाटर लॉगिंग, जल भराव, दूसरा है इरिगेशन सिंचाई, तीसरा है फ्लोइंग परती और चौथा है नर्सरी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा परती जमीन, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि परती जमीन क्या होता है। तो अब इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा परती किसे कहते हैं। बिना खेती के खेत छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड, जब एक फसल कट जाती है तो कुछ टाइम के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परती कहते हैं। तो फैलोइंग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परती यानी फैलोइंग, ऑप्शन सी। तो ये है दोस्तों परती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, कंपोस्ट इज रिच इन विच न्यूट्रिएंट, खाद किस पोषक तत्व से भरपूर होती है? तो कंपोस्ट यानी खाद, उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑप्शन डी है पोटासियम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो खाद है वो किससे रिच होती है, कौन सा पोषक तत्व उसमें भरपूर होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दोस्तों ये रिच होती है। तो ऑप्शन ए आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा दोस्तों आपके सामने, नेम द क्रॉप्स विच आर सोन इन समर सीजन, उन फसलों का नाम बताओ जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। तो कुछ फसलें होती हैं दोस्तों वो गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैद क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स या नन ऑफ दीज। रबी क्या है दोस्तों? रोम, शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। खरीफ क्या है दोस्तों? ये मतलब बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। और जो जैद फसलें होती हैं, जैद भी कह देते हैं इनको, जायद भी, ये जो फसलें हैं दोस्तों ये गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, नेम द मेथड विच इज यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स,
उस विधि का नाम बताइए जिसका उपयोग पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किया जाता है। तो पोषक पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? सोइंग। सोइंग तो यानी बुआई, बीज बोना होता है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। ऑप्शन सी है मैन्योरिंग, खाद देना। ऑप्शन डी है फर्टिलाइजर्स। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का जो राइट आंसर होगा वो हो सकता है यहाँ पे सी हो या डी हो। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? बी, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। ये भी दोस्तों एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है, जो मतलब पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट सही उत्तर इसका बताते हैं। द स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्टेप फिक्स्ड इन प्लफ इज कॉल्ड। हल में लगी लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? पहला है प्लफ शेयर, फाल। दूसरा है प्लफ शाफ्ट, हल शाफ्ट। तीसरा है बीम, जोत का डंडा। और चौथा है हैंडल। तो आपको बताना है दोस्तों जो हल में तिकोनी तिकोनी जो आयरन लोहे की पत्ती होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपको बहुत सारे स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो ए और बी में से कोई एक होगा, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फाल कहते हैं, प्लफ शेयर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, आज का बिल्कुल सबसे लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिश। मछली के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला है दोस्तों इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। दूसरा है हमें मछली के कोड लीवर तेल मछली से क्या मिलता है? कोड लीवर तेल मिलता है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। सी है दोस्तों ऑयल इज रिच इन विटामिन डी, और जो ये मछली का कोड लीवर तेल होता है ये विटामिन डी इसमें मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। मछली में कोड लीवर तेल भी मिलता है जो कि विटामिन डी में रिच होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार भी होता है, लेकिन सभी इसे नहीं खा सकते, सिर्फ मांसाहारी लोग ही मछली को खाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन, और हमने दोस्तों इस चैप्टर से 65 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर थे, और एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब भी कवर थे। और कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पहले एग्जाम में आते थे अब आना बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो उनमें से इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करवाए हैं। बाय चांस अगर आ जाए, वैसे तो बहुत कम चांस है दोस्तों, लेकिन बाय चांस अगर आ जाए तो आप उनको भी कर पाओ, वो भी आपके गलत ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी और भी ज़्यादा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो बनाएं तो उन चैप्टर की वीडियो में दोस्तों 50 लाइक का टारगेट रखा है, तो 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। हम जल्द ही आपके लिए बाकी चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।